ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद। और आज हम यौम तशक्कुर है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने 10 मई को किया है और इंडिया के 15 एयर बेसिस तबाह किए हैं और उनको बहुत वाज़े तौर पे मैसेज दिया, अपनी कैपेबिलिटी का दिखाया है, बताया। और उसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स का बहुत अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत और पूरी कौम इस जंग में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी थी। और बहुत रेयर मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब इतना ज़्यादा इत्तेहाद, इतनी क्लैरिटी हमें नज़र आई है टॉप लेवल पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर, पाकिस्तान ने क्या रास्ता लेना है उस पर। और इससे ज़ाहिर है जो एक कश्मीर का मसला बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया था पिछले कुछ सालों में, अब वो वापस सेंटर स्टेज पे आ गया और दुनिया की नज़रें उस पर हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने कल भी बात की थी, कल भी उन्होंने इंटरवेंशन की इंडिया के कहने पे। और इंडिया ने अप्रोच इसलिए किया कि उनको अमेरिका को कुछ इतलात ऐसी मिली थी जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान शायद बहुत ज़्यादा सख्त जवाब हाई वैल्यू टारगेट पे जाएगा, उनके इकनॉमिक जो हब्स हैं उनको अटैक करेगा। अगर इंडिया ने अब दोबारा अटैक किया पाकिस्तान पे तो सिचुएशन जब ख़राब ज़्यादा हुई तो अमेरिका के नायब सदर ने इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म से बात की और फिर ट्रंप की इंटरवेंशन से सीज़ फायर हुआ। और सीज़ फायर की दरख्वास्त, ये अब CNN भी बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, सीज़ फायर की दरख्वास्त भारत की तरफ से आई। और पाकिस्तान चूँकि एक अमन पसंद मुल्क है और जब तक हम पे जारियत नहीं हुई उसके जवाब में हमने फिर फ़ौरन जारियत भी नहीं की, हमने अपने दिफा का हक़ महफूज रखा और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जब इंडिया की समझ में बार बार ये बात नहीं आ रही थी। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि आफ्टर आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ़ आफ्टर 1000 years अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। तो ये जो बात उन्होंने की है 1000 year की, इस पे बहुत ज़्यादा लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है। बाज़ लोग समझते हैं कि ट्रंप कोई हिस्ट्री के मुतालिक उनका लेसन कोई ठीक नहीं है, लेकिन एक दूसरा व्यू भी है, वो ये है कि ट्रंप को शायद इस हिस्ट्री का पता है या किसी ने बताया है कि जो पाकिस्तान बना है उसके पीछे एक दो कौमी नज़रिया है। और दो कौमी नज़रिया ये था कि हिंदू और मुसलमान अलग कौमें हैं और उसकी वजह ये थी कि जो मुसलमान थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे 1000 साल तक हुकूमत की, इसके बावजूद कि वो अक़लियत में थे। और उसी बुनियाद पे फिर कायद-ए-आज़म ने अपना केस लड़ा ब्रिटिश एम्पायर के साथ कि मुसलमानों को अलग मुल्क मिलना चाहिए और जो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट हैं वो पाकिस्तान के पास साथ आएंगी और जो मेजॉरिटी हिंदू स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ जाएंगी। लेकिन कश्मीर एक वो वाहिद रियासत है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ उसको नहीं आने दिया गया, इंडिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। और तब से ये 78 साल से ये मसला है जो सब कॉन्टिनेंट में जो अनरिजॉल्व है और जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। और इसी दो कौमी नज़रिए को शायद ट्रंप ने, मैं यकीनन नहीं कह रहा, शायद कह रहा हूँ कि यकीनन शायद ट्रंप ने मेंशन किया। और उसकी वजह अगर आपको कुछ दिन पुराना मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर का वो शॉर्ट सुनाऊँ जो उन्होंने कहा यहाँ एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए, और जिस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा मीडिया ने उस पर तनकीद की और उस पर तबसरे किए, वो ज़रा आप भी सुनिए। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. तो आपने सुना कि ये है वो दो कौमी नज़रिया जिसका ज़िक्र शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट में किया है। और उन्होंने कहा कि 1000 साल जो पुराना मसला है और वो 1000 साल पुराना मसला कश्मीर का तो नहीं है, वो दो कौमी नज़रिए का है। उसी बुनियाद पे कश्मीर का मसला खड़ा हुआ जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा था। 2019 में पाकिस्तान की गलतियों की वजह से, उस वक्त की सिविल और मिलिट्री क़यादत की गलती की वजह से ये मसला पीछे चला गया। आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया इंडिया ने, चेंज कर दिया और उसमें कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दिया। उसके बाद से मुसलसल कश्मीर में जो मेन लैंड इंडिया है वहाँ से लोगों को ला के बसाया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट की जा रही थी ताकि कश्मीर की जो डेमोग्राफिक उसकी कॉम्पोजिशन है उसको बदल दिया जाए। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में एक प्लेबिसिट होना है और वहाँ राय ली जानी है वहाँ की आवाम से कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो इन केस इंडिया को ये ख़तरा था कि अगर वहाँ पे उसने अपनी पॉपुलेशन का रेशो तब्दील ना की
तो वो शायद प्लेबिसिट अगर कभी हुआ तो वो हार जाएगा। तो और उसके जवाब में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उस पर कोई रद्दमल नहीं दिया। हमने खाली एहतजाज किया, जिसकी वजह से अब इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा था। पहलगाम वाक़े के बाद उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद प्रोपेगेंडा किया, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को दहशतगर्द स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दिया बगैर किसी सबूत के। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब उन्हें ऑफ़र की कि आप इंडिपेंडेंट किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो इंडिया ने उसको डिसमिस किया और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए, जिसमें 3 राफेल तैयारे थे, जिसकी बिना पर इंडिया समझता था कि उसको बहुत एज है। जो अभी एक प्रेस टॉक की है इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस ने, उसमें वहाँ के जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने किस तरह ये माना, जो अभी मैंने बात की है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब आप सुने, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गया। जी, तो आपने सुना कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ अ कॉम्बैट, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, पहले भी डिनाई नहीं किया था, लेकिन मान नहीं रहे खुल के। इंशाल्लाह मान लेंगे खुल के। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफसाद साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आपको भी यौम तशक्कुर मुबारक हो। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तान की कौम इलेटेड फील कर रही है। पिछले 78 साल के गिले शिकवे उनके धुल गए हैं। खुशी है और इसमें कोई शक नहीं है कि खुशी इसकी ज़रूरत थी। पाकिस्तानी कौम का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना चाहिए था, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए था अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे। इसके बाद क्या हमें यहाँ रुकना है या हमें अब आगे का प्लान करना है, ताकि जो एक फील गुड फैक्टर है इसको अब हम किस चीज़ में ट्रांसलेट करें कि कौम के तौर पे जुड़े रहें और तरक्की करें? अफसाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का, और मेरी तरफ से भी सब कौम को मुबारक, और मेरे तरफ से खराज तहसीन आपकी पूरी टीम को, आपके वॉर रूम को, सबको, समाज टीवी की। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने पास्ट का या टुडे जो आज चल रहा है उसका सवाल नहीं किया। आगे कैसे जाना चाहिए ये बात करना चाहते हैं आप। और मैं स्टार्ट में यही कहूँगा कि ये जो आप डीजीएमओ का कॉन्फ्रेंस इंडिया की का रेफरेंस दे रहे थे, पिछले 3 दिन से इस पे हमारे मीडिया में काफी डिबेट चल रही है। जहाज गिरे या नहीं गिरे, उसको S-400 को कुछ हुआ या नहीं हुआ, ब्राह्मोस की बैटरी को कुछ हुआ या नहीं हुआ। देखिए, मैं अगर मुस्तकबिल पे आने से पहले इसके बारे में एक बड़े आम फहम बल्कि झटके तरीके से इसका जवाब दे दूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जरूर देखिए, बिल्कुल आ रही है। एक ओके, जिस तरह हमारे माशरे में होता है कि एक फर्ज करें आप, एक दंगल हो रहा है 2 पहलवानों के दरमियान, और परसेप्शन में भी और वैसे नजर आने में भी एक पहलवान जो है वो काट में जरा थोड़ा छोटा है और दूसरा बहुत मस्कुलर और बहुत बड़ा है। तो अब ये छोटा पहलवान जो जो कमजोर समझा जा रहा है वो गिरा देता है बड़े को। तो उसके बाद ये छोटा पहलवान जो है वहां से बिल्कुल सलाम लेके चला जाए, घर बैठ जाए, जाके सो जाए, बाहर ही ना निकले, तो पूरी दुनिया को पता होगा कि क्या हुआ है और किसने किया है। तो जो बड़े वाला था वो क्या करेगा? सही। वो कभी बताएगा कि जी मेरा पाँव फिसल गया था, मुझे क्रैम्प पड़ गया था, आंख में मट्टी पड़ गई थी। वो 100 बहाने ढूंढेगा ये साबित करने के कि ये क्यों हुआ जो नतीजा निकला। तो इसको आप इक्वेट कर लें, एक बड़ी आम फहम एनालॉजी है, इसको आप इक्वेट कर लें इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसके ऊपर। और मैं 2-3 दिन से मुख्तलिफ प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि आपको हमें कोई भाग दौड़ करने की, कोई बड़ी रिसर्च करने की नहीं जरूरत। जिस तरह जिंदगी में पहले जंगें देखी हैं इंसान ने, उसी तरह ये जो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी, इसमें भी अब हम डे आफ्टर में हैं, और डे आफ्टर हमेशा बहुत लंबा होता है, और डे आफ्टर में आपको एविडेंस के पीछे भागना नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के लोग जो इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, सारी एविडेंस सामने ले आएंगे किस तरफ से क्या गिरा और कैसे गिरा। तो कोई बहुत उसमें भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे फ्यूचर की बात। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक दफा फिर इंडिया और पाकिस्तान के पास एक नया स्टार्ट लेने की। ठीक। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है।
जिस तरह 78 साल से हम लोग रह रहे हैं एक दूसरे के हमसायगी में, क्या हमने ऐसे ही रहते रहना है? तकरीबन 3 जनरेशन्स, बड़ी जो अच्छी बात किया दोनों आपने। नेशन स्टेट्स का जो दोनों नेशन स्टेट्स का एक फुल पोटेंशियल है अपने अंदर रह के अपनी लोगों की वेलफेयर करने का, डेवलपमेंट करने का, वो ना उन्होंने पूरा रियलाइज किया ना हमने पूरा रियलाइज किया। वो शाइनिंग इंडिया दिखाते हैं और एक पार्ट शाइनिंग है, लेकिन गुर्बत वहां भी इंतहा से ज्यादा है। हमारे पास भी गुर्बत है, हमारे बहुत लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। जैसे और मैं सॉरी अब टू ये, इंटरप्ट यू, जी जी लेकिन आपने जो बात की है मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ है, क्योंकि मैं भी इसी तरह सोचता हूँ। और ख़ास तौर पे जब हमारी जी जीत हुई है उसमें अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि इज्जत से काम लेना चाहिए। और आप तो ज़ाहिर है एक आर्मी जनरल भी हैं, और फ़ौज ने जो साबित किया है कि वो जितनी भी तैयारी करते थे, जो दावे करते थे, उन्होंने उन दावों के से ज़्यादा करके दिखाया कौम को। तो एक खुशी का जी मौका है जी। इसमें। लोग ये बात भूल जाते जो आपने की है। बड़ी अच्छी बात की है आपने, बहुत गहरी बात की है कि अच्छा, जीत के आप कह रहे हैं जी कि जी हाँ इंडिया के साथ। लेकिन मैं एक सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा सुन लीजिएगा। वो मैं अभी आज ही सुन रहा जी था, जी। एक काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल रिटायर्ड हैं इंडिया के, वो ये कह रहे थे कि अब इंडिया को कोवर्ट में जाना चाहिए। और मोदी ये गलती कर रहा है, बीजेपी ये गलती कर रहा है कि वो हर चीज़ को कैश करना चाहते हैं पोलिटिकली। उन्हें कोवर्ट ऑपरेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। और साथ ही बीएलए की आज स्टेटमेंट आ गई है बलोच लिबरेशन आर्मी की कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया को चाहिए कि वो हमला करे, हम यहाँ से उनकी मदद करेंगे। इस सिचुएशन में अब विजिलेंस भी चाहिए, साथ जो आप बात कर रहे हैं वो भी करनी चाहिए, होना चाहिए। हाउ टू नॉक सेंस इनटू मोदी हिंदुत्व एंड बीजेपी पीपल? देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ओवरनाइट नहीं होने वाली। क्योंकि एक ट्रस्ट अच्छा। डेफिसिट, जो बहुत बुरा ट्रस्ट डेफिसिट है और बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, वो उसका इर्तिका पूरे 78 साल में हुआ, 8 दहाइयों के अंदर हुआ। तो ये ओवरनाइट तो होना नहीं। अच्छा, अभी जिन साहब ने ये बात की है मैंने सुनी नहीं है, उनको शायद वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया कोविड डोमेन में तो 15 अगस्त 1947 से है। तो आज पहली दफा उन्होंने कोई नया कोई काम तो नहीं करना। कोविड डोमेन में हमारे अंदर, हमारी सिक्योरिटी के डोमेन में, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की डोमेन में, अभी क्यों वो बागे बागे गए थे आईएमएफ के पास कि इनको लोन ना दें। इवन हमारे जो टिपिकल सोशियो कल्चर फैक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी मुल्क का, मैं विटनेस हूँ एक चीज का कि एक मुल्क की टीम हमारे पास आनी चाहती थी श्रीलंका के वो इंसिडेंट के बाद, जो लाहौर में हुआ, एंड इन्होंने पूरा जोर लगाया कि वो ना आए यहाँ। तो वो कोविड के हर डोमेन में थे। लेकिन थोड़ी सी मुझे अगर आप टाइम दें तो मुस्तकबिल की भी बात मैं उसको खत्म करना जी चाहूंगा। जी जी देखिए, जी, इसमें करें जो करें। लोग समझते हैं कि सिर्फ लीडर्स ने रोल प्ले करना है, ऐसा कतई नहीं है। इसमें दोनों तरफ के लोगों ने रोल प्ले करना है, इसमें लीडर्स ने रोल प्ले करना है, दोनों तरफ के रियासत के अपरेटस, स्टेट अपरेटस ने रोल प्ले करना है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने रोल प्ले करना है, मिलिट्री ने रोल प्ले करना है। बहुत, इट्स अ बिग आस्क बट द अपॉर्चुनिटी इज देयर। और मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा जो होनी है जो इंसान ने पहले की नहीं है। 17वीं, 18वीं, 19वीं और ठीक। 20वीं सदी के मिड तक फ्रांस और जर्मनी ने हर 50 साल बाद एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया। और 1945 में जंगे दोम के बाद ऐसा ही है। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब डिफरेंट तरीके से रहना है। आज देखें क्या हालत है उनकी। जब 45 में वो डिसाइड कर लिया था तो 1980 तक वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो चुके थे, इकोनॉमिकली, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियो कल्चरली, हर तरह से। एक बड़ी ताकत ने जापान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन खड़ा हो गया फिर उसके साथ जाकर 20-30 साल में। देखें कैसे अभी उनका रिलेशन है। तो कोई ऐसी चीज नहीं इंडिया पाकिस्तान के लोगों से अपील की जा रही कि जो बाद में, जो दुनिया में कहीं हुई नहीं है। अब मसला यहाँ पे ये है कि हॉकिश उस साइड पे भी है, हॉकिश इस साइड पे भी है, इस साइड पे बहुत कम है। और पूरी दुनिया ने पिछले 8-10 दिन में ये देख लिया है मीडिया स्क्रीन से। जो पढ़ते हैं दोनों मुल्कों में बारे में, उनको पहले पता था, अब लोगों ने देख लिया कि किस तरफ हॉकिश ज्यादा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ पीस थी सिविल सोसाइटी के स्ट्रक्चर में इंडिया के, वो 2014-15 तक बड़ी वाइब्रेंट थी। लेकिन 2014 और खासतौर पे 2016 के बाद वो बिल्कुल डॉर्मेंट हो गई हैं, क्योंकि अब कोई पाकिस्तान की ये पीस की बात नहीं कर सकता। मैं नाम फिर नहीं लेता, एक बहुत दोनों मुल्कों में बहुत मशहूर लिखारी आए थे लाहौर में चंद दिनों पहले। वो क्यों यहाँ बात करके गए थे इतनी कड़वी? क्योंकि उन्होंने वापस जाना था। अच्छा, इस तरह अभी हालात तो जावेद अख्तर। बहुत ही कशीदा है।
टॉक्सिक हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या चाहिए? देखिए, सब कह रहे अच्छा हैं ना, मैं हम एक इस स्ट्रेटेजिक, जी जी, एक स्ट्रेटेजिक मिल कैलकुलस जी जी मिस बताएं बताएं। कैलकुलेशन थी इंडिया की, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की में मैनिफेस्ट हुई। लेकिन वो जो स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन थी, उसके पीछे था कौन? इंडिया के लोग, जिनको खुद मोदी साहब ने नफरत से चार्ज किया हुआ था। तो लोग ही लीडरशिप को पुश करते हैं ना, तो तो मेरा इसलिए इसमें लोगों का बहुत तो बड़ा, मेरा यही लोगों का भी यही बहुत क्वेश्चन बड़ा है रोल होना है दोनों साइड से। जनरल साहब, मेरा यही क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल जी गेन जी के लिए बीजेपी लोगों को हिंदुत्व का नजरिया बेचा, ड्रिल किया उनके दिमागों में, जी हाँ और उसका साथ दिया वहां जी के हाँ मीडिया ने, जो झूठ भी फैलाया, नफरत भी फैलाई, और जी जैसा कुछ हमारे यहाँ भी मीडिया ने किया था, लेकिन वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे किया, वही स्ट्रेटजी इंडियन मीडिया ने अपनी अवाम में नफरत भरी पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे पॉलिटिकल गेन होता है हिंदुत्व को, मोदी को। ये माइंडसेट जी हाँ ये बहुत ज्यादा है। तो इसमें ये आप जी जो हाँ। उम्मीद की शमा जला रहे हैं, ये कैसे चलेगी? मुझे थोड़ा इस पे आप बताएंगे, मैं बताता हूँ कि मैं सजेस्ट करता प्रैक्टिकली हूँ क्या उसके होगा? लिए एक वे फॉरवर्ड। बात यह है कि मोदी साहब पहले प्लेनेट अर्थ पे अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर नहीं है। ठीक है, वही ठीक वर्शिप है। हिज द पास्ट ऑफ इंडिया, बट वो पहले नहीं है और आखिरी भी नहीं होंगे। वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट से बुरी तरह मोटिवेटेड हैं, वो पहले नहीं है, और भी आएंगे बाद में, और पहले आते भी रहे हैं। मसला ये है कि क्या सबसे पहली चीज जो चाहिए दोनों तरफ, वो है पॉलिटिकल विल। जो यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चेंज हुआ, सब एक दूसरे को मारने के लिए जो खड़े थे हर वक्त, 6 करोड़ 80 लाख लोग मार दिए उन्होंने एक जंग में। हर कैपिटल तबाह कर दिया यूरोप का, जहां अब हमारे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं क्या खूब तरक्की की है उन्होंने। किसने चेंज किया था? वो 5 बंदे। पहले हेनरी ट्रूमैन, फिर आइजनहावर, चर्चिल, इधर उधर एटली एंड स्टालिन कुछ देर तक उसमें बड़ा थिकली इन्वॉल्व रहा। 5 बंदे। 20% है ये ह्यूमैनिटी का, जो इंडिया और पाकिस्तान की बात है, इसमें 5 बंदे। क्या हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि फ्यूचर में ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अगले 50 साल का सोचते हैं, अगले 100 साल का सोचते हैं, और निकलते हैं माजी से बाहर? हो सकता है। किरदार कौन करेगा इसमें? बंदे आएंगे दोनों तरफ। चाहिए क्या होगा? पहली रिक्वायरमेंट पॉलिटिकल विल दोनों साइडों की, ओवरनाइट नहीं आनी। बेबी स्टेप्स तो लें उस तरफ। दोनों तरफ के मीडिया, दोनों तरफ की सिविल ठीक सोसाइटी बात तो करें इसके ऊपर। लोग बात करें। देखिए, मैं कहता हूं ठीक। इंडिया में भी बहुत अभी नौजवान जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, पिछले 2 दिन से सिर्फ मीम्स बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये कंट्रीब्यूट नहीं करता? जो टॉक्सिटी है माहौल की, उसमें ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसमें मैं कहना बेसिकली ये चाहता हूं कि ठीक। लीडरशिप ने स्टीयर करना है, वो जो 2 4 5 लोग होंगे दोनों साइड से, लेकिन हर एक ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। बॉलीवुड से लेकर लॉलीवुड से लेकर ठीक। सिविल सोसाइटी से लेकर मीडिया से लेकर हर एक ने करना है। और करना क्यों चाहिए? करना ठीक। इसलिए चाहिए, ठीक है। एक तो बोथ साइड्स नीड टू हैव मर्सी ऑन देयर ओन पीपल एंड स्पेंड व्हाट यू स्पेंड बिकॉज ऑफ कंपल्शंस ऑन बाइंग आर्सनल्स, वी हैव टू स्पेंड ऑन द पीपल। वन। दूसरी बात, दुनिया ने आपको आज बता दिया है बहुत क्लियरली कल कि एक आपको हम लिमिटेड वॉर भी नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स है आपके पास, इसका कोई चांस जी नहीं है। जी यही है। तो जब ये ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है, ठीक और है। अगर इस ऑप्शन में ठीक है कूद जनरल साहब। पड़े दोबारा आप, तो जी जी जी, आप कुछ कहना चाह जी रहे थे? बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये बातें जो आपने की हैं ये पहुंचती हैं वहाँ इंडिया में, और वहाँ इनका कोई असर भी होता है। वक्त तो हमारे पास एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये स्पेशल ट्रांसमिशन रहेगी। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। आज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है, जिसने पाकिस्तानी कौम के पिछले 78 साल के गिले शिकवे दूर कर दिए हैं काफ़ी हद तक। और हमें ज्वाइन किया है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार साहब ने। बहुत बैकग्राउंड में जितनी डिप्लोमेसी चलती रही और जितने मुख्तलिफ ममालिक से मुज़ाकरात होते रहे और जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और फिर जिसके नतीजे में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ और फिर सीज़ फायर तक बात पहुँची, उसके पीछे इसहाक डार साहब उसमें तमाम मामलात में मुसलसल इन्वॉल्व रहे। डार साहब अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद
कि पूरी कौम इस वक्त खुश है और इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत को इसका क्रेडिट जाता है। आपको मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दून सल्ली अला रसूल करीम। बहुत शुक्रिया अब्सार भाई, आपको भी बहुत मुबारक, पूरी कौम को मुबारक आपके तवज्जुह से, और यकीनन हमारी बहादुर और गयूर जो अवाम है उसको मुबारक के साथ साथ हमारी दलेर अफवाज पाकिस्तान को बहुत बड़ी इसमें उनकी सारी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी दिली मुबारकबाद। तो ये एक टीम वर्क होता है और ये प्राइम मिनिस्टर इसको खुद लीड कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब। और आपने देखा कि हमने राइट फ्रॉम 22 अप्रैल जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ अनकरा पहुंची था। थोड़ी देर के बाद ये वाकया हुआ। हमारी 36 घंटे की विजिट थी सिर्फ उनकी इनविटेशन पे जनाब सदर तुर्किया के तैयब अर्दवान साहब के। तो हमारी रात जो मीटिंग खत्म हुई तो अगले दिन ही सुबह अर्ली हमने वापसी की और यहाँ से 23 से लेके आज तक या कल कह लें सीज फायर तक हमारा ये हम लम्हा कौम को भी शेयर करते रहे और दुनिया को भी बताते रहे कि जी, और जो करीबन 38 ममालिक के साथ मेरी जो इंटरेक्शन हुआ इस मामले में, और यहाँ जो हमारे हैं कोई 100 के करीब डिप्लोमेट्स, तो इन जो उनके मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ सवार खाने हैं तो उनके साथ इलादा और टेलीफोन के ऊपर ये तमाम ममालिक के। डॉक्टर साहब एक चीज़ जानना चाहता था कि जो ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि मुसलसल आप सब लोग मसरूफ़ रहे। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी एक मीटिंग में आए, उनका क्या रोल था? क्योंकि लोग जो हैं वो जानना चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब का इस सारे मामले में वो किस तरह उन्होंने रोल प्ले किया अपना। देखिए, इस वक्त तो मियां साहब ऑब्वियसली हमारे मुल्क के, न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते में एक स्टेट्समैन की उनकी हैसियत और वो उनका तजर्बा है। तो उनसे भी जब ये मीटिंग हुई उनसे भी उनकी गाइडेंस और उनसे उनके व्यूज, क्योंकि उनका तो पिछले 35 साल 40 साल में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आया ना जी, कारगिल हो या उसके बाद जो कुछ मामला हुए 2013-17 में टेररिज्म के साथ जो जंग है, तो उनकी बड़ी यानी जो विजडम और उनकी फरासत का हम फायदा उठाना चाहते थे। और इसी तरह तमाम जो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी राय क्या थी इस सारे बहरान में? उनकी राय ख्याल है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा कि वो क्या कहते हैं, मुल्की ये सीक्रेट्स रहते हैं, ये दफन सीने में जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो भी हमें गाइडेंस थी उसके तहत ये हमने उसको, ये हमारा पूरा जो ऑपरेशन हुआ है वो उसमें वो शामिल है उनकी। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन हुआ है सारा जो बुनियानुल मरसूस है, इसमें ये नवाज शरीफ, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की गाइडेंस इसमें शामिल थी? नहीं, मैं जनरल मशवरे की बात कर रहा हूँ, वो ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ। ठीक है। इस हवाले से जो पहलगाम इंडिया एक रेटोरिक, वो तो 23 अप्रैल शाम से शुरू हो गया जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिली इंडिया की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी जो पार्टीज हैं उनसे भी मुशावरत की, बिलावल भुट्टो से भी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि देखें यहाँ पूरी कौम को मुत्तहिद हो गए एक वॉइस, एक मैसेज देना था। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है पॉलिटिकल पाकिस्तान में, तो इसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, उनका तजर्बा है एक अपना। तो ये सारे में मियां साहब की जो उनकी जो गाइडेंस थी, जो उनके व्यूज थे माजी के अपने पूरा इतना वसी तजर्बे के बेसिस के ऊपर, वो हमारे लिए बहुत हुकूमत के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए बड़े बड़े मुफीद थे। और इसी तरह मैंने जैसे कहा कि बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मशावरत हुई साथ साथ। ये मामला तो आप देखें 23 अप्रैल से लेके ये मामला जाके 6 मई और 7 के दरमियानी रात को, यानी 6 मई की रात को पहला उन्होंने फिर ऑफेंसिव किया। और वो उसके ऑफेंसिव में जो फिर रिजल्ट निकला, कौम ने देखा कि 5 उनके जो जेट फाइटर्स गिर गए, 2 उनके UAVs जो हैं अनआर्म्ड जो व्हीकल थी उनकी
अच्छा डॉक्टर साहब, ये 6 मई से लेके जो शुरू है रात को और आज 10 मई कल जो शाम तक, ये कुछ 4-5 दिन बनते हैं, बड़े मुश्किल 5 दिन 5 रातें। तो आप बताना, कौम के साथ शेयर करना पसंद करेंगे कि सबसे मुश्किल मोमेंट या मुश्किल वक्त कौन सा था, और सबसे आसान और खुशी का मोमेंट कौन सा था? देखिए, सबसे जाहिर है कि ये आप सही कह रहे हैं कि जाहिर एक डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी और सारा एक चीज अफसार से बड़ी क्लियर थी। इवन 6 मई तक आपने देखा कि 5 मई को हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी 4 मई को नोटिस देके बुलवाया, और वहां भी जो मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के क्लोज डोर सेशन में, उनको भी हमने उनको वॉक थ्रू किया कि भी क्या क्या अब तक हुआ है। हमने 72 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर काकूल की एकेडमी में खिताब करते हुए इंटरनेशनल ओपन ऑफर दी कि जी आप क्रेडिबल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, हमारा कोई से लेना देना नहीं है। तो हमारा काम ये था कि हम वो जो एक हकीकत है वो करीबन तमाम ममालिक के साथ शेयर करें, और 38 ममालिक के वज़ीर खारजा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, 1-2 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ वो हमने उनसे शेयर किया कि देखें हमारे, और हर कोई यही कहता था 6 मई 5 मई तक, 6 से पहले, कि जी आप से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, आप बिल्कुल कोई एक्शन ना लें। तो हमारी 3 चीजें मैं स्टैंडर्ड हर एक को बताता था। एक, मैं कहता था कि जी पाकिस्तान पूरी तरह आप देखेंगे सब्र से चलेगा, पाकिस्तान 100% रेस्ट्रेंट जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज करेगा। और तीसरा, मैं आपको पाकिस्तान के हुकूमत और आर्म फोर्सेस की तरफ से ये गारंटी करता हूं कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई इंडिया की तरफ से कोई अटैक हुआ, कोई एक्शन हुआ, तो उसका हम जवाब जरूर देंगे कि वो हमारी डिफेंस में होगा, हम पहल नहीं करेंगे। अफसार आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने देखा, और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक दुनिया में और बहुत पूरी कम्युनिटी ऑफ नेशन में एक यानी क्लैरिटी के साथ एक उसका मुकाम उसने हासिल किया कि जो हमने कहा वही किया। 6 की रात को भी उनकी तरफ से ऑफेंसिव था, और क्लियर इंस्ट्रक्शन थी एयरफोर्स पायलट्स को कि आपने सिर्फ उस इंडियन जेट फाइटर को आपने एंगेज करना है और उसको आपने अटैक करना है, उसको गिराने की कोशिश करनी है, जो पेलोड यानी कि बारूद असला जो है वो आप पाकिस्तान की तरफ फेंके। तो अदरवाइज तो ये पता नहीं 10-12 उनका एस्टिमेट है, 10 से 15 शायद ये गिरते। तो जिन जहाजों ने पाकिस्तान की 6 लोकेशन के ऊपर 24 पेलोड फेंके, उनमें से 5 को गिराया गया। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी जो ट्रांसपेरेंसी, और फिर आपने देखा कि हम उसके बाद खामोश हो गए। इन्होंने 7 की रात को एक बेबुनियाद पूरी दुनिया में फैला दिया कि पाकिस्तान ने 15 मुकामात पर आके अटैक कर दिया है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। हमने एक भी जगह 7 की रात को अटैक नहीं किया। हमने पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, दुनिया के तमाम की ममालिक को, कैपिटल्स को हमने दोबारा बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जिनके टेक्नोलॉजी है कि वो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है जो ऐसा वो काम होता है। डॉक्टर साहब, ये तफसीलात आ चुकी हैं, लेकिन वो मोमेंट्स जो जब ये डिप्लोमेसी चल रही थी बैकग्राउंड में 6 और 7 मई के बाद, फिर ये डिप्लोमेसी को रोक के पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, वो जवाबी कार्रवाई करने का मोमेंट कैसे आया, क्यों आया? मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, वो चूंकि सब जो की ममालिक थे कि यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हम इंडिया को भी समझाते हैं। तो ये 6 का तो हिसाब तो चुका दिया गया। 6 के बाद जो 7 तारीख को इन्होंने जो एक पब्लिसिटी की, 7 को करीबन मामला ठहरा, 8 को मेन इन्होंने 4 मिसाइल जो इन्होंने 7-8 के दरमियान मारे, वो 3 तो अमृतसर में गिरे। शायद इन्होंने, मेरा ख्याल है, खुद वो गिराए होंगे ताकि सिख को समझे ये पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, प्रवोक हों। और जो एक था वो हमारे स्पेस में आया पाकिस्तान के हदूद में, और करीबन 135 किलोमीटर जो है बॉर्डर से अंदर था वो, जिसको फिर एंगेज करके उसको यानी गिराया गया और वो उसको खत्म किया गया। तो फिर इन्होंने उसके बाद पहले दिन, यानी मैं अब बात कर रहा हूँ 8 की, इन्होंने करीबन 29
जो है इनके ड्रोन हमने गिराए 8 तारीख को। और उसमें एक ऐसा ड्रोन था जो 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 कह लो 29 में से 28 तो बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं कर सके, उनको गिराया। एक ने हमारी थोड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा डैमेज किया और वो वहाँ 4 हमारे फौजी जवान बहादुर जो है वो जख्मी हुए। तो अगले दिन इन्होंने करीबन 51 और जो थे, यानी 9 को तो आप देखें पूरे यानी पूरे मुल्क में नॉर्थ टू साउथ जो था वो करीबन हर शहर में ड्रोन फिर रहे थे। और ये 80 पे तादाद पहुंच गई और सबको अल्लाह के फजलो करम से हमारे यानी आवाम की दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी सबको गिराया गया। जो पीक हमारा पेशेंट जो बिल्कुल रन आउट हुआ वो था इनकी 9 तारीख की रात को, जो इन्होंने नूर खान बेस पे हमला कर दिया, इन्होंने अपना शोरकोट पे इन्होंने अटैक कर दिया, इन्होंने सक्खर, मुजफ्फरगढ़ और इस तरह उनकी एयरपोर्ट से किया। वो फिर हमारा जो था ना सबर का पैमाना लबरेज था। और वो रात थी कि जिसमें मिलिट्री क़यादत और प्राइम मिनिस्टर के कॉलीग्स प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में बैठ के फैसला किया कि एनफ इज एनफ, ये 2 दिन में जो तमाशा कर रहे हैं दुनिया ने देख लिया। और इन्होंने पहले दिन 15 का कहा, अगले दिन कहा जी हमने आप 16 से अटैक कर दिया। इंडिया में गालिबन बकायदा सायरन बज गए और अंधेरे हो गए। तो वो हमने कहा हमने नहीं किया, जी झूठ बोल रहे हैं। फिर बताया। और आपने देखा होगा अफसार साहब, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि अमेरिकी जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसने कहा कि कोई F-16 नहीं उड़ा। आप F-16 उड़ाते तो वो तो यानी डिजिटल स्क्रीन पे उनको अवेलेबल होता है दुनिया तो को कैपिटल्स में। बिल्कुल ऐसे। तो जब पीक टाइम आया और फिर वो फैसला किया कि आपने 15 एयर बेसिस पे हमला करना है, ये तय हो गया था पहले। वो फिर हमारा पूरा प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो बैठ के वो उसका फैसला हुआ, उसी का नाम है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। और ये पहले जी ये नाम भी वही फैसला हुआ। वज़ीर आज़म की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई। और दोनों सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी और ये पूरे का पूरा फिर इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो फिर उसका प्लान किया गया। तो फिर जो सीजफायर हुई है उसमें आप मुतमईन हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है हमारे, तो इसमें आप मुतमईन है कि सही चीजें सही समत में जा रही हैं? मुख्तसरन बता दें। नहीं देखें हमने तो पहल की नहीं। मुझे एक यानी बड़े मुल्क के एक वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आपको प्लीज पीस की खातर सारा कुछ कह के तो आप ये करें जो है ना रेस्ट्रेंट। तो मैंने कहा गिव यू माय वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, योर 50% जॉब इज ओवर, यू गो एंड स्पेंड यू नो द एनर्जी ऑन इंडिया। तो एक और ने ये कहा कि यू नो अभी 9 की रात को, मैं नाम नहीं ले रहा, एक और मुल्क का वो भी काफी बड़ी अपनी कुव्वत है कि भाई आप सीज फायर कर लें। मैंने कहा इट इज अ वन वे वॉर, वी आर ओनली डिफेंडिंग। हम तो अपने आप को दिफा के लिए, हमारी 6 रात भी दिफा में गुजरी और हमारी 9 की रात भी दिफा में गुजरी। फिर उनको समझ आ गई, हमारे जो दुश्मन था उनको भी समझ आ गई कि 10 की सुबह फिर वो यू नो अर्ली मॉर्निंग फिर वो कम्युनिकेशन शुरू हुई। फिर वो यूएस के सेक्रेटरी रूबियो ने अपना चीफ साहब से बात की, उसके बाद मेरे साथ बात की। उन्होंने फिर ऑब्वियसली जो होती है कि दे वांटेड आवर वर्बल यू नो वर्ड एंड कमिटमेंट के। तो अभी जो कश्मीर पे बात की है और इंडस वाटर ट्रीटी भी हमारी तरफ से एक इशू है, आपको यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कोई ब्रेक थ्रू करवा सकेंगे, इंडिया को ले आएंगे? देखिए अफ्तार साहब, ऐसी चीजें जो है ना सेंसिटिव हैं और उसको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें फतह नुसरत अता की अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमारी इनकी जो कोशिश थी कि हेजमनी इस मुल्क इस खित्ते में हो जाए, ये इनके बाकायदा, मैं नाम फिर नहीं ले रहा, इनके मिनिस्टरों ने ये बाकायदा पिछले कई महीनों में कहा कि पाकिस्तान इज बिकम इररेलेवेंट का लफ्ज यूज हुआ, आप माशाल्लाह जरूर पढ़ा होगा आपने। तो वो ये दुनिया में एक तासुर कायम किया गया कि अब जो सुपरमेसी है, जो पीस का अलमदार होगा इस पूरे में कंट्रोल करने में, वो इंडिया होगा। ठीक। इस मिथ को तोड़ दिया गया है। आपने आज ने टेलीग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि जी पाकिस्तान इज यू नो अनडाउटेडली, उसका मतलब है कि जी अनडिस्प्यूटेड किंग इन द स्काइज। तो ये आपकी कौम की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। लेकिन हमें इसको जरा चूंकि आगे अब मराहल आने हैं, सीज़फायर हो गई। कल जो है आपकी हॉटलाइन जो है दोनों की DGMO उनके आपस में कनेक्टिविटी है,
उसके बाद एक न्यूट्रल जगह का फैसला होना है। अच्छा, और अच्छा, वहाँ वो पार्ले शुरू होंगे। ऑब्वियसली हमारा पूरा एजेंडा होगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी में हम अपनी पोजीशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 24 अप्रैल को कौम को बता चुकी है कि वो हम समझते हैं कि अगर वो एक्ट हुआ तो दैट विल बी ट्रीटेड एक्ट ऑफ वॉर। ठीक। तो हमें अल्लाह के फजल से आप सारी दुनिया ने देखा कि हमने फिर ये भी कहा, हमने कहा कि और हम कोई चीज इवन टेलीफोन कॉल भी हम पब्लिक करते रहे, दुनिया को बताते रहे। ये नहीं कि हम कोई तो न्यूट्रल वेन्यू का कोई है कि कहाँ पे हो सकता है? देखिए हम वी आर ओपन, जो एक्सेप्टेबल होगा दोनों कंट्रीज को। दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है। प्रेफरेंस है पाकिस्तान की? हाँ जी, नहीं, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम देखेंगे, देखिए इसमें अब जो मेन मीडिएटर यूएस है, और मैंने आपको अभी उसकी तफसील भी बताई है। अगर वो कोई ऐसा वेन्यू एक दो बताएंगे जो हमें दोनों को जो कबूल होगा वो होगा। वेन्यू इज मटेरियल ना। तो डीजीएमओ की मीटिंग है अभी या सिर्फ कॉल पे बात होगी, फोन कॉल पे? नहीं, अभी तो जाहिर है कि अभी कल जो उनकी कनेक्टिविटी होगी और उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगला मरहला आएगा और वो ज्यादा दूर नहीं, वो जल्दी आएगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जो पैरिटी है, पाकिस्तान का जो वकार है, उसको बहाल किया है दुनिया में। ये जो आप देखें कि हमारी वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो रहा है, तो जी तो लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, और आपके मुस्तकबिल के लिए भी, पाकिस्तान के लिए अल्लाह अच्छी खबरें लाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और इसके साथ ही हमारे आज मिशन का वक्त ख़त्म होता है। इसमें अहम चीज़ ये है कि कल डीजीएमओ की एक दूसरे से बात होगी, पाकिस्तान और इंडिया की। ये बताइए बात वज़ीर ख़ारजा ने और नायब वज़ीर आज़म ने, और उसके बाद फिर एक न्यूट्रल वेन्यू का फैसला होगा जहाँ पर फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन तमाम इशूज़ पर बातचीत होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।